नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आप लोगों ने प्रेमचंद्र जी की एक कहानी तो जरूर पढ़ी होगी। उस कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। इस कहानी और इसके निष्कर्ष पर और इसकी आज के समय में प्रासंगिकता पर मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। बेनी माधव सिंह एक गांव के जमींदार थे। उनके पूर्वजों का काफी रुतबा था गांव में, लेकिन वर्तमान में बेनी माधव सिंह जी का उतना रुतबा नहीं है। उनके दो लड़के हैं। एक बड़े लड़के का नाम है श्रीकंठ और दूसरा जो उससे छोटा है उसका नाम है लाल बिहारी। श्रीकंठ, उसका पढ़ने लिखने में रुचि थी तो वो बीए पास कर लिया उसने और शहर में जाकर के नौकरी करने लगा। लाल बिहारी सिंह, उसकी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, उसकी पहलवानी में रुचि थी, व्यायाम करने में रुचि थी, अपना शरीर बनाने में रुचि थी। तो वो गांव में ही रहा और उसने अपना शरीर बनाया, पहलवानी किया और घर में जो एकमात्र भैंस थी वो दूध देती थी तो उसका दूध वो पीता था। श्रीकंठ की जो शादी है, उसका जो विवाह है, यानी कि बेनी माधव सिंह जी के बड़े लड़के का विवाह एक अच्छे घर में हुआ। वो भी तालुकेदार अपने इलाके के हैं और उस लड़की का नाम है आनंदी। बहुत सुशील सभ्य लड़की है और उसके अपने मायके में एक हाथी है, घोड़ा और जो कुछ भी एक तालुकेदार के पास में होना चाहिए वो सारी शान शौकत की सभी चीजें उसके मायके में हैं। लेकिन शादी उसकी श्रीकंठ से हो गई। अब श्रीकंठ तो शहर में नौकरी करता था और शनिवार को घर आया करता था अपने गांव। इधर हुआ क्या कि ये जो लाल बिहारी है, श्रीकंठ का छोटा भाई यानी आनंदी का देवर, वो एक दिन दो चिड़िया पकड़ करके लाया और अपनी भाभी यानी आनंदी को दिया। बोले, भाभी बहुत जोर से भूख लगी है, इन्हें बना दो, यानी कि मांसाहार इन्हें बना दो। हालांकि आनंदी पहले भोजन बना चुकी थी और वो इंतजार कर रही थी कि लाल बिहारी लौट करके आए तो वो खाना खाए। लेकिन लाल बिहारी ने अपनी पसंद रख दी उसके सामने, तो वो बनाने में लग गई। चिड़ियों का जो मांसाहार भोजन है वो बनाने में लग गई। उसने बर्तन में देखा आनंदी ने कि ज्यादा घी नहीं है, पाव भर घी है, तो उसने सारा पाव भर घी उस मांसाहार भोजन बनाने में उसने डाल दिया और वो जो भी मांस है उसको बना करके उसको परोसा लाल बिहारी को। लाल बिहारी के सामने दाल, रोटी, चावल और भी सब चीजें रखी गईं। तो वो जो चिड़िया मार के लाया था उसका मांसाहारी भोजन भी रखा गया। लाल बिहारी ने देखा कि दाल में घी नहीं पड़ा हुआ है, तो उसने झुंझला करके आनंदी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं पड़ा हुआ है। तो आनंदी ने कहा कि पाव भर घी था, वो सारा का सारा हमने ये मांसाहारी भोजन बनाने में उसमें डाल दिया है, इसलिए घी बचा नहीं। तो अब दोस्तों, यहां पर जो है आनंदी का और लाल बिहारी का जो वार्तालाप होता है और जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है, वो वार्तालाप सुनिए। आनंदी ने कहा कि घी में सब मांस पड़ गया है। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया घी, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। तो जिस तरीके से प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जिस तरीके से सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरीके से क्षुधा में बावला हुआ व्यक्ति, मनुष्य, जरा सी बात पर तिनक उठता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई और वो तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। यानी लाल बिहारी ने अपनी भाभी को, अपनी भावज को यानी आनंदी को बोला कि मैके में तो चाहे तुम्हारे घी की नदी बहती हो। अब होता क्या है कि लड़कियां
उनको चाहे तो प्रताड़ना कुछ भी दे लो, मार लो, इसमें लिखा हुआ है, या चार बातें कह लो, वो सब सहन कर लेंगी, लेकिन मायके की बुराई जो है वो सहन नहीं कर सकती हैं। तो उसने आनंदी ने मुंह फेर करके बोला, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां नित्य घी ना, इतना घी नाई और कहार खा जाते हैं। आनंदी ने बोला कि हमारे मायके में इतना घी तो नाई और कहार खा जाते हैं, क्योंकि वो ताल्लुकेदार की लड़की थी। लाल बिहारी जल गया और उठ करके उसने थाली पलट दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़ करके खींच लूं। अब यहां देखिए, यानी देवर अपनी भाभी से कह रहा है कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हारी जीभ पकड़ के खींच लूं। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज मजा चखाते। वह मतलब श्रीकंठ तो जो उसका पति है वो तो शहर में नौकरी कर रहा है, तो आनंदी कहती है कि वह होते तो तुमको मजा चखाते। अब प्रेमचंद जी आगे इस कहानी में लिखते हैं कि अब अपह उजड ठाकुर से न रहा गया, यानी कि लाल बिहारी सिंह से न रहा गया, यानी उसके देवर से। और उसकी स्त्री, उसकी जो अपनी पत्नी थी, वो साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उसने लाल बिहारी ने क्या किया कि खड़ाऊ अपने पैर में जो पहनता था वो उठा करके आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यानी कि अपने पति यानी अपने बड़े भाई के लिए कह रहा है कि जिसके गुमान पर तुम फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। तो खड़ाऊ चूंकि फेंक करके मारी थी, तो आनंदी ने हाथ लगा दिया, तो खड़ाऊ तो हाथ में लगी और उसके हाथ में चोट भी आ गई, सर पे तो नहीं लग पाई। क्रोध के मारे आनंदी जो है तिलमिला उठी और अपने जो कमरे में आकर के खड़ी हो गई। अब जब ये प्रेमचंद जी लिखते हैं कि ये घटना बृहस्पतिवार की है। शनिवार को जब श्रीकंठ गांव आया शहर से लौट करके, तो लाल बिहारी सिंह ने अपने बड़े भाई से अपने भाभी की शादी की शिकायत की और बोला, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल करके बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यानी कि लाल बिहारी, इसके पहले कि आनंदी अपने पति को कुछ बताती, लाल बिहारी खुद ही शिकायत करने लगा अपने बड़े भाई से। तो ये जो लाल बिहारी जी अपने भाई से कह रहा था, तो इन दोनों के पिता जो बेनी माधव सिंह हैं, वो भी अपने बेटे की तरफ से बोलने लगे कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अब जब श्रीकंठ अंदर गया तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने ये क्या उत्पात मचा रखा है। तो उसकी पत्नी आनंदी ने सारी बात बता दी कि किस तरीके से ये चिड़िया मार करके लाया था, किस तरीके से घी नहीं था, हम जितना भी था उतना सारा हमने मांस में डाल दिया था और इसने मुझको खड़ाऊ फेंक करके मार दी। और जो कुछ उल्टा सीधा बोला वो सब उसने आनंदी ने बताया। इस पर श्रीकंठ पढ़ा लिखा व्यक्ति था और अपने पत्नी के अपमान से वो व्यथित हो गया और अपने पिता बेनी माधव सिंह से जाकर के कहता है कि ये जो घटना की है लाल बिहारी ने, कि जो उसको मारा है जो फेंक करके खड़ाऊ अपने पैर की चप्पल, ये बहुत गलत हुआ है और अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और अब बेनी माधव सिंह को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा पढ़ा लिखा लड़का, इतना समझदार लड़का ऐसी बात बोल देगा, लेकिन श्रीकंठ ने पूरे जोरदारी से कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। उसका ये भी सोचना था कि आपके रहते हुए भी इस तरीके के हरकत लाल बिहारी ने की, इसलिए मेरा इस घर में रहने की जो आवश्यकता नहीं है। तो बेनी माधव सिंह ने कहा कि अपनी पत्नी की वजह से घर छोड़ करके चले जाओगे। तो श्रीकंठ बोलता है कि पत्नी की वजह से नहीं, जिसके मान और सम्मान का उत्तरदायी मैं ईश्वर के दरबार में हूं, उसका इतना अपमान इस घर में किया गया है, इसलिए मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। ये बात श्रीकंठ ने अपने पिता से कही। अब जब ये बात लाल बिहारी जो वहीं खड़ा था सुना उसने, उसकी ये उम्मीद थी कि मेरा भाई है तो भाभी की तरफ नहीं बोलेगा, मेरी तरफ से बोलेगा। लेकिन उसने देखा कि जो बड़े भाई श्रीकंठ हैं वो तो अपनी पत्नी यानी आनंदी की तरफ से बोल रहे हैं।
इधर दोस्तों श्रीकंठ ने अपने पिता बेनी माधव सिंह जी से कहा कि अब इस घर में या तो लाल बिहारी रहेगा या मैं रहूंगा। अब लाल बिहारी ने जब ये सुना कि बात इतनी बढ़ गई है और भैया इतना बुरा मान गए हैं, तो उसने जाकर के अपनी भाभी और मतलब आनंदी से कहा कि भैया अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मैं ही घर छोड़ करके चला जाता हूं, और रोने लगा। तो अब जो आनंदी है उसने देखा कि मेरी वजह से घर टूट रहा है, तो वो अपमान को भूल गई अपने, और अपने पति श्रीकंठ से कहती है कि अब जो बात हो गई उसे छोड़ो, और इसको लाल बिहारी को रोको, ये जाने को कह रहा है, ये इसको रोको, घर नहीं टूटना चाहिए मेरी वजह से। और वो अपने सारे मान और अपमान को भूल गई कि किस तरीके से उसने उसको खड़ाऊ फेंक करके मारी थी, खड़ाऊ माने जो चप्पल फेंक करके मारी थी, इन सारी बातों को भूल गई। जब पत्नी ने ऐसी बात कही तो बड़े भाई श्रीकंठ का भी हृदय पसीज गया, और वो जो है उसने लाल बिहारी को गले लगाया, और उसने सारा मामला रफा दफा हो गया, कोई कहीं नहीं गया, घर बच गया उनका। इस तरीके से प्रेमचंद जी आखिर में लिखते हैं कि बड़े घर की जो बेटियां होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। वो लाइन उन्होंने क्या लिखी है कि गांव में जिसने ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अब सवाल साथियों ये है, जो मैं बात आपसे करना चाहता था, कि यहाँ क्या स्त्री की जो मान मर्यादा है उसको इस कहानी में सुरक्षित रखा गया है? घर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की ही है क्या? दो यहां पर प्रश्न उठते हैं। ये मैं अपना निष्कर्ष नहीं सुना रहा हूं, कहानी ये मैंने आपको प्रेमचंद की सुनाई, और आप इसको कहीं मिले तो आप भी पढ़िएगा, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। तो उसमें अब देखिए उसके देवर ने उसको दिया हुआ भोजन पलट दिया, ये अपमान की बात है, और फिर खड़ाऊ फेंक करके मार दी। ये तो घोर अपमान अपनी भाभी का उसने किया, लेकिन इसके बावजूद फिर घर बचाने की जिम्मेदारी स्त्री पर ही आती है। उसका अपमान भी हुआ, और फिर अपने पति से कहे चलो मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, घर के बचाने की वजह से मैं अपना अपमान भूल जाती हूँ। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि स्त्री ने ही समझौता किया, अपमान भी सहा, और फिर स्त्री ने ही अपने मान मर्यादा के साथ समझौता किया। तो क्या ये उचित है, या परंपरागत रूप से स्त्रियों के मस्तिष्क में ये बात डाल दी गई है कि तुम्हारा अपमान हो जो भी हो, लेकिन घर बचाने के लिए अपना अपमान तुम सह जाओ? या दूसरी बात ये हो सकती थी कि लाल बिहारी को उसके किए हुए की सजा मिलनी चाहिए थी, उसको घर छोड़ करके चले जाने देना चाहिए था। एक तो ये बात हुई कि आनंदी को अपना अपमान सह लेना चाहिए था, जो उसने सहा, और घर न टूटे इसलिए उसने अपने पति से कहा चलो अब भैया हैं, छोटे हैं, उन्होंने उनकी बात छोड़ो, मेरी वजह से घर नहीं टूटना चाहिए। ये आनंदी की एक बात ये हुई। दूसरी बात, और घर बच गया, एक तो ये कहा जा सकता है घर बच गया, आनंदी ने अपना अपमान भूल करके घर बचा लिया। और दूसरी बात ये हो सकती थी कि लाल बिहारी जाता है तो जाए, एक स्त्री के साथ में, अपनी भाभी के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया कि जब चप्पल फेंक करके मार दी, खाना पलट दिया। तो ये दो बातें हो सकती थी। तो अब साथियों, कौन, ये आपके सोचने की बात है कि इन दोनों बातों में क्या सच था। एक स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए था, और जिसने अपमान किया वो चला जाए तो चला जाए। अगर मेरी राय आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो लाल बिहारी का कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, और एक स्त्री को अपने मान सम्मान के साथ समझौता करके दोबारा घर ना टूटे इसलिए अपने मान सम्मान की चिंता छोड़नी पड़ी। लेकिन कभी कभी घरेलू मामले ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक बार तो ये हो गया, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर दोबारा बार बार ये बातें हों कि भाभी का जिस तरीके से अपमान हुआ, घर की महिलाओं का जिस तरीके से अपमान हुआ, ये बार बार अगर हों, दोबारा भी हों, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और लाल बिहारी जैसे व्यक्तियों
की चिंता फिर नहीं करनी चाहिए। वो अगर घर छोड़ करके जाते हैं तो जाएं, या जो कुछ भी अपना अनिष्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी स्त्री का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। तो साथियों, ये कहानी बहुत अच्छी है, इसको मिले तो पढ़िएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।